हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मानव नेत्र के प्रमुख भाग तथा मानव नेत्र का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, इसलिए जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। और मानव नेत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ आपको बताते जाएंगे और चित्र के माध्यम से आपको मानव नेत्र के सभी भागों की क्रिया विधि को भी समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको बता दें इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इससे देखिए कई प्रश्न आते हैं, जैसे पूछ ले कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करो। ठीक है, पूछ ले मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। और ये एक चीज़ और है, इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी दीर्घ उत्तरीय में आते हैं, यानी 7 अंक के आते हैं। 7 अंक के नीचे कोई सीमा नहीं है। ठीक है, 7 अंक के ही इसके क्वेश्चन आएंगे, तो इतना आप जरूर तैयार कर लीजिए। मात्र छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ समझा देंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बता देंगे। ठीक है, और देखिए कैसे आता है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बताइए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे, तो अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। तो चलिए आप देखिए इसका आपको उत्तर कैसे लिखना है यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखने के बाद देखिए, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है, यानी कि ये जो हमारा नेत्र है, हमारी आंखें जो हैं, ये एक प्रकार की कैमरा की भांति काम करती हैं। जैसे कैमरे में कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें कैद हो जाता है, इसी तरीके से इसमें भी होता है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, यानी जिस प्रकार फोटो कैमरा जो होता है वो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार किसी भी वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी बिल्कुल नहीं बनता। पूछ लिया जाए मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वास्तविक बनता है। तो इससे आपके कई बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है। और देखिए ये फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, पूछ लिया जाए मानव नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादातर बहुविकल्पीय ही बनेंगे। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और देखिए इसी तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। और देखिए मानव नेत्र का गोलक, इसे इंग्लिश में आई बाल बोलते हैं। अब देखिए यह लगभग गोलाकार पिंड है, यानी जो मानव नेत्र होता है ये गोले की भांति होता है, जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। देखिए सामने के भाग को छोड़कर, इसे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये एक मानव नेत्र का चित्र है। जी हाँ दोस्तों, ये मानव नेत्र का चित्र है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक गोलाकार की भांति है। आप देख सकते हैं ये एक गोले जैसा है। ठीक है, और इसका जो सामने का भाग है, यानी ये वाला पोर्शन जो है, इसमें क्या होता है, इसको छोड़ करके बाकी जो पूरा चारों ओर से, या चारों ओर से क्या होता है, इसमें अपारदर्शी परत लगी होती है, यानी कि इसको देखा नहीं जा सकता है। चारों ओर से इसमें अपारदर्शी परत से यह ढका होता है। ठीक है दोस्तों, चारों ओर से यह अपारदर्शी परत से ढका होता है, सामने की परत को छोड़कर। ठीक है, ये एक गोलाकार होता है और इसका व्यास जो होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होता है टोटल दोस्तों, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। पूछ लिया जाए मानव नेत्र का व्यास क्या होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये भी एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है। तो यह जो है गोलाकार पिंड है और इसके सामने के भाग को छोड़कर बाकी पीछे का पूरा पोर्शन जो होता है ये एक दृढ़ यानी मजबूत अपारदर्शी परत से ढका होता है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं इसके भागों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख अवयवों के बारे में हम अब आगे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला अवयव जो है, यानी इसका जो पहला भाग है मानव नेत्र का, वो है दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। अब दृढ़ पटल या रक्तक पटल क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए दृढ़ पटल जो होता है, ये जैसे आपको मैंने अभी मानव नेत्र का चित्र दिखाया, उसमें चारों ओर, यानी चारों ओर जो अपारदर्शी परत लगी होती है जिससे ये सुरक्षित होता है। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है कि सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर अपारदर्शी परत होती है, तो इसी अपारदर्शी परत को हम दृढ़ पटल यानी मजबूत पटल या फिर रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चारों ओर जो अपारदर्शी परत होती है उसे हम दृढ़ पटल या रक्तक पटल कहते हैं। नेत्रगोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं, जिससे ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, यह श्वेत होता है या सफ़ेद होता है। ठीक है,
कैसा होता है? सफ़ेद होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, यानी ये जो दृढ़ पटल होता है यानी जिससे हमारा नेत्र सुरक्षित रहता है, यह नेत्र के क्या करता है कि भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, जिससे हमारे नेत्र के जो भीतर के भाग हैं वो न प्रभावित हों। इसे दृढ़ पटल या फिर ये रक्तक पटल जो है ये सुरक्षित करता है नेत्र के भीतरी भागों को। पूछ लिया जाए दृढ़ पटल या रक्तक पटल का मानव नेत्र में क्या कार्य है, तब आपको यही लिखना है कि यह भीतरी भागों को सुरक्षित करता है हमारे मानव नेत्र के। ठीक है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, और ये जो दृढ़ पटल होता है इसके भीतरी भाग में एक काले रंग की, किस रंग की? काले रंग की एक झिल्ली लगी होती है और इसी को हम रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तब मैं उम्मीद करता हूँ दृढ़ पटल आपको समझ में आया होगा। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है देखिए कार्निया। कार्निया के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्निया के बारे में पहले समझिए। देखिए कार्निया, इंग्लिश में भी इसको कॉर्निया ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखो तो लिखा गया है कि नेत्रगोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है यानी कि इसके पीछे का जो भाग होता है वो अपारदर्शी होता है, जबकि कार्निया के आगे यानी जो नेत्रगोलक के सामने का भाग होता है वो पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। और जो हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है वह कार्निया से ही होकर जाता है, यानी प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। चलिए मैं चित्र में आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मानव नेत्र का चित्र है और इसमें जो सामने का भाग है यानी यहाँ पर ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्निया कहते हैं। और ये जो पीछे का भाग है इसे दृढ़ पटल या फिर रक्तक पटल कहते हैं, और ये कठोर होता है और इसी से हमारा नेत्र जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, और देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये कॉर्निया कहलाता है और ये पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश जो है वो हमारे नेत्र के अंदर जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया यही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले भाग को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला भाग है आइरिस। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे आइरिस ही कहते हैं। तो कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली, ठीक है, कार्निया के पीछे होती है। ये कहाँ पर होती है? आइरिस जो होती है ये कार्निया के पीछे होती है। कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। एक पर्दा होता है कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक है, और उसी पर्दा को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जो पर्दा होता है उसमें छिद्र होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए चित्र में ये कैसा दिखता है, इसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये हमारा कॉर्निया है और कॉर्निया के पीछे का जो पोर्शन होता है यानी कॉर्निया जो होता है इसके पीछे ये जो एक ये इस प्रकार का ये पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, ये पर्दा जो है इसी को हम आइरिस कहते हैं और इसमें बीच में छिद्र होता है यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पुतली कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे जो पर्दा होता है इसी को हम आइरिस कहते हैं। अब आखिर इस पर्दे का कार्य क्या है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आइरिस का काम क्या है। तो आइरिस का काम क्या है, तो इसको अभी देखिए आगे हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि आइरिस का कार्य जो होता है यानी जो आइरिस होता है कॉर्निया के पीछे का पर्दा, इसका काम क्या होता है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी जो ये आइरिस होता है ये नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा जाती है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि ज़्यादा ना जाने पाए मात्रा, प्रकाश में ज़्यादा मात्रा में प्रकाश ना चला जाए नेत्र में, उसको कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। तो आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है। अब क्या होता है, जब क्या होता है कि ज़्यादा प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ने लगता है, जैसे आप सूर्य की ओर देखने लगते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है कि आपके नेत्र में ज़्यादा प्रकाश पड़ने लगता है। तब क्या होता है कि आपकी आंखें जो है वो मूंदने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आइरिस जो होता है, पर्दा जो होता है, ये क्या होता है कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और जब सिकुड़ता है तो पुतली जो होती है यानी जो बीच का छिद्र होता है वो छोटा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश जो है वो हमारे नेत्रों में ज़्यादा मात्रा में नहीं जा पाता, यानी कि प्रकाश जो है वो सामान्य मात्रा में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आइरिस कार्य कर रहा है। आइरिस जो है जब वो सिकुड़ जाता है तो प्रकाश जो है ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा पाता, उतनी ही मात्रा में जाता है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में अंधेरों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश नहीं होता, तो आप चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पर क्या काम करता है? आइरिस
आइरिस जो है वो वहाँ पर फैल जाता है। जब आइरिस वहाँ पर फैलता है तो जो पुतली है वो भी फैल जाता है। इससे क्या होता है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इससे आप अंधेरे में ही हल्का फुल्का देख पाते हैं। ठीक है, नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, यह लगातार हमारे नेत्रों में यह क्रिया होती रहती है। कैसे होता है, जब आप अंधेरों में रहते हैं और डायरेक्ट अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तब क्या होता है कि आपकी नेत्र में जो आइरिस होता है वो सिकुड़ने लगता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कम प्रकाश से तेज प्रकाश में जाने लगते हैं। इससे आपको कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पर पुतली एकदम संकुचित हो जाती है, प्रकाश की मात्रा एकदम कम हो जाती है। सॉरी, प्रकाश की मात्रा जो है वो ये आइरिस जो होता है वो नियंत्रित कर देता है। ठीक है, और जब बाद में आप उसी पर रहने लगते हैं यानी अत्यधिक प्रकाश में रहने लगते हैं तब फिर आपको फिर से दिखाई देने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप एकाएक अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तो कुछ देर के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है, इसका यही कारण है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसको। तो यहाँ पर देखो अगला इसका मुख्य पार्ट है दोस्तों नेत्र लेंस। केवल एग्जाम में आपको मुख्य पार्ट ही लिखना है। यदि आप पूरे पार्ट लिखेंगे दोस्तों तो इसके इतने पार्ट हैं, मानव नेत्र के इतने पार्ट हैं कि आपको इसी प्रश्न का आंसर लिखते लिखते सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट को आपको लिखना है जिससे आपका एक भी अंक ना कटे और आपको फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पर जितने भी मैंने अभी बताए हैं इन सभी को तो लिखना ही है। ठीक है, अब नेत्र लेंस देखिए, जिसको इंग्लिश में आई लेंस बोलते हैं। और देखिए पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों टिश्यूज, पुतली जो होती है उसके पीछे पारदर्शी ऊतक होते हैं, यानी कि ऊतक पारदर्शी होता है जिसमें प्रकाश जो है वो चला जा सके। ठीक है, जिसको इस पार से उस पार तक देखा जा सके। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है दोस्तों? द्विउत्तल लेंस। पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, ऑप्शन दे दिया जाए उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तब आपको बताना है कि वहाँ पर उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल। अब ये दृश्य पटल क्या है इसको हम यहाँ पर जानेंगे, इसी को रेटिना कहते हैं। ठीक है, दृश्य पटल को ही रेटिना कहते हैं और इसी में ही प्रतिबिंब बनता है। पूछ लिया जाए आपसे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं पर, किसके द्वारा? लेंस के द्वारा, और द्विउत्तल को ही हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा बाहरी वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। पूछ लिया जाए मानव नेत्र के अंदर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, आभासी नहीं होता, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और लेंस के पीछे दृश्य पटल यानी रेटिना पर बनता है। तो लेंस जो होता है वो मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली होती है। लेंस जो होता है ये मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी प्रणाली कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। अब लेंस जो है ये हमारे नेत्रों के अंदर किस प्रकार, किसके कारण टिका रहता है? सिलियरी प्रणाली के कारण ही टिका रहता है। ठीक, ये मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली होती है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालती हैं। पेशियां जो होती हैं सिलियरी प्रणाली वो हमारे लेंस के ऊपर बराबर दबाव डालती हैं जिससे ये वहीं पर रुका रहता है। दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को घटा बढ़ा सकती हैं, यानी कि जो उसके लेंस का जो भाग है उसको घटा बढ़ा सकते हैं जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृश्य पटल पर बन सके, यानी सिलियरी प्रणाली नेत्रों पर उतना ही दबाव डालती हैं जिससे क्या हो कि वस्तुओं का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर ही बन सके। अब चित्र में थोड़ा मैं इसके आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मानव नेत्र के अंदर पुतली के पीछे का ये जो पोर्शन है ये लेंस कहलाता है। ठीक है, ये लेंस कहलाता है और ये जो संरचनाएं बनी हुई है ये सिलियरी प्रणाली यानी मांसपेशियों की संरचना है और इसी दबाव के कारण ये क्या होता है दोस्तों, टिका रहता है और इसकी वक्रता को ये घटा बढ़ा सकती हैं जिससे ये ज़्यादा दाब डाल देंगी तो ये और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये और शिथिल हो जाएंगी तो ये जो है इसकी वक्रता जो है वो और जो है ये गोलाकार हो जाएगा। तो ये सिलियरी प्रणाली इसकी वक्रता को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो होता है दृष्टि पटल पर ही ये प्रतिबिंब बनाता है। अब दृष्टि पटल के बारे में हम आगे जानेंगे और यहाँ से ये फोकसित करता है प्रतिबिंब को यहाँ पर। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या फिर रेटिना कहते हैं हिंदी में। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको रेटिना या दृष्टि पटल, इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है फोकसित करता है और इस पर उतना ही दाब लगाती हैं सिलियरी प्रणाली और फिर जितनी मांसपेशियाँ होती हैं कि इसका जो बाहरी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो सीधा रेटिना पर फोकसित हो पाए। ठीक है,
तो ये काम है लेंस का। और ये कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस ये होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला भाग जानते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में एग्जाम में अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला भाग है दृष्टिपटल। एग्जाम में केवल इन्हीं 5 भागों तक आपको लिखना है। बस इतने आप लिख देंगे तब आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। मानव नेत्र से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप यदि इतने हेडिंग्स को लिख देते हैं तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और आप समझा करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, दृष्टिपटल जिसे रेटिना इंग्लिश में कहते हैं, नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली जिसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। अभी चित्र में इसको समझाएंगे कि नेत्र गोलक जो होता है उसके भीतर पीछे की ओर होता है रक्तक पटल के ऊपर, किसके ऊपर? रक्तक पटल के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, और इसी में हमारा लेंस जो है वो प्रतिबिंब बनाता है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं। किस प्रकार की? विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है। यानी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनमें जब प्रकाश पड़ता है तो उनके अंदर संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। यानी दृष्टि तंत्रिकाओं को ये संवेदन जो है वो सिग्नल देते हैं, और दृष्टि तंत्रिका जो है वो हमारे मस्तिष्क को बताती हैं, और हम समझ पाते हैं कि किस चीज़ को हम देख पाते हैं उस वस्तु को, ठीक है। तो इतना समझिएगा। अब देखिए दृष्टिपटल के बारे में मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पोर्शन जो है इसी को हम रेटिना कहते हैं। ये रक्तक पटल के ऊपर होता है, ठीक। पारदर्शी ये झिल्ली होती है, एक पर्दानुमा पारदर्शी होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना कहते हैं। और यहाँ पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं जैसे दृक् तंत्रिका, और देखिए ये इससे कनेक्शन में होती हैं, ठीक। ये तंत्रिकाएं इससे कनेक्शन में होती हैं। अब क्या होता है कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये तंत्रिकाएं दिक् तंत्रिका को सिग्नल देती हैं, और दिक् तंत्रिका जो है वो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है, और हम समझ पाते हैं कि किस चित्र को हम देख रहे हैं वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे देता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं मानव नेत्र के सभी पोर्शन को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक